नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो कल हुआ था। विज्ञान के पहला प्रश्न है हमारा, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से जो चौथा ऑप्शन है हमारा, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण होते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनको हम प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। इन्हें ये विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। ये कक्ष के अंदर प्राप्त किए जाते हैं, ये भी याद रखोगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रभाजी आश्वन विधि कौन सी स्थिति में काम में ली जाती है। जो प्रभाजी आश्वन विधि है वो कौन सी स्थिति में काम में ली जाती है। जब दो ध्रुवों के कवतनाकों के बीच पर्याप्त अंतर हो। प्रभाजी आश्वन कवतनाकों पर निर्भर नहीं करता है। जब दो ध्रुवों के कवतनाकों के बीच पर्याप्त अंतर न हो, जब कोई ध्रुव वाष्पशील नहीं हो तब। तो इसका जो है पर्याप्त अंतर न होने पर, अगर पर्याप्त अंतर होता है तो आश्वन विधि काम में ली जाती है, नॉर्मल। और प्रभाजी आश्वन विधि कब काम में ली जाती है, जब दो ध्रुवों के बीच कवतनाकों के बीच पर्याप्त अंतर न हो तब काम में ली जाती है। ज्यादा अंतर न हो तब काम में ली जाती है। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो कौशल, रुचियां, अभिवृत्तियां, योग्यता, प्रशंसाएं, अवकाश काल का सदुपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। तो प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। अगला प्रश्न, यदि आपको ये पता है कि शिक्षण कैसे करना है तो आप किसी को भी किसी तरह की पाठ्य वस्तु को आसानी से पढ़ा सकेंगे। ये बात है वो सबसे पहले किसने कही थी कि यदि आपको ये पता है कि शिक्षण कैसे करना है तो आप किसी को भी किसी तरह की पाठ्य वस्तु को आसानी से पढ़ा सकेंगे। ये बात स्किनर ने कही थी। अगला प्रश्न, बिल्कुल सरल प्रश्न, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की परमाणुता कितनी होती है। तो जो ओजोन का सूत्र होता है वो होता है O3। तो यहाँ पर कितने का ये ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 3 हैं। तो इसकी जो परमाणुता होगी वो 3 होगी। आंसर 3 नंबर वाला होगा, यह आंसर होगा। इसके बाद इसमें एक आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपको गंधक की पूछे तो S8 बताना है, सल्फर की S8 बताना है। अगला प्रश्न, कौन सा विज्ञान का एक उत्पाद नहीं है। कौन सा एक विज्ञान का उत्पाद नहीं है। जो नियम होता है ये उत्पाद होता है, तथ्य जो होते हैं वो उत्पाद होता है, सिद्धांत जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं, प्रयोगीकरण है ये उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगीकरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है। वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना, बालक की सहनशीलता व तार्किक क्षमता का विकास करना, ये ठीक है। बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना, ये विज्ञान का उद्देश्य है। रटना, स्मरण करना, ये हमेशा ही आंसर होता है, याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न, SiO2, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को इसके घटकों में पृथक करने के लिए किया जाता है। इसके लिए आवश्यक उपयुक्त चरण है। तो जो ये 3 चीज़ें हैं, SiO2 जिसको हम मिट्टी बोल सकते हैं, एक नमक है और एक अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड का उद्रपातन करेंगे सबसे पहले। एक पात्र में तीनों चीज़ें हैं ये, उनमें से सबसे पहले इसको गर्म किया जाएगा तो NH4Cl जो होगा वो उद्रपातन के द्वारा बाहर चला जाएगा। उसके बाद में इनका विलयन तैयार किया जाएगा दोनों का, किसका, SiO2 और NaCl का। तो विलयन तैयार करने पर जो NaCl होगा वो पानी के अंदर घुल जाएगा और SiO2 को निस्यंदन के द्वारा अलग कर लिया जाएगा। इसके बाद में वाष्पन करवाया जाएगा। तो वाष्पन कराने से
धीरे धीरे जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये क्रिस्टलन, जो बाद में क्रिस्टलन के द्वारा इन नमक को भी अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले उद्रपातन होगा, फिर विलयन, फिर निस्यंदन और फिर क्रिस्टलन, ये प्रक्रिया चलेगी। जंग का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका Fe2O3.3H2। ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? Fe2O3 3H2O। तो ये 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है। 2,4-D एक है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या है? ये याद रखना, एक तो ये वृद्धि नियंत्रक है, यानी कि ये क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन जो होते हैं उसकी श्रेणी में आता है। ये भी सही है, ये भी सही है। और जो ये एक खरपतवार नाशी के रूप में भी काम में लिया जाता है, जो द्विबीजपत्री खरपतवार होती है उसको नष्ट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्टेज को एक 160 वोल्ट वोल्टता के साथ जोड़ा गया है, शक्ति ह्रास होगा। तो इसका शक्ति ह्रास क्या होगा? तो इसको हम निकाल सकते हैं। अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन है वो एक पेज के ऊपर लिखकर मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। इसका जो आंसर होगा वो 64 वाट होगा। 1 मोल CO2 का द्रव्यमान होगा। 1 मोल जो CO2 होती है उसका द्रव्यमान होगा। अब 1 मोल CO2 का द्रव्यमान इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे ये मैंने लिखा यहाँ पर CO2। तो इस कार्बन का आप कितना लेना? 12 लेना। फिर ऑक्सीजन 2 है तो इसके आप कितने लेना है आपको? 32। इनको जोड़ दो, कितना आ रहा है? 44। तो हमारा जो राइट आंसर होगा डी। इस ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने से टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। जो थाइमस ग्रंथि होती है इसके अधिक सक्रिय होने से हमारे गले के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर की धारा लेती है, 30 सेकंड में उसमें विकसित ऊष्मा कितनी होगी? बिल्कुल सरल प्रश्न। इसको इस प्रकार आप देखो, ऊष्मा याद करनी है आपको। H बराबर I²RT। आप सूत्र लगाओगे, I का मान आपके पास में 5 एम्पियर है तो इसका स्क्वायर कीजिए 25 इंटू जो आपके पास में R है वो 20 है, और जो समय है सेकंड में वो कितना है? 30 सेकंड। इनको गुणा करने पर हमको मिलेंगे कितने? 15,000। और इसको हम किलो जूल की, ये जूल में है, अब इसको किलो जूल में बदलने के लिए इसके अंदर किसका भाग देंगे? 1000 का। तो 3 शून्य चले जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा वो 15 किलो जूल होगा। अगला प्रश्न, पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सही क्रम क्या है? पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो CO2 का होता है। उसके बाद में आपके जो योगदान होता है वो CH4 मेथेन गैस का होता है। उसके बाद में आपका जो CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उनका होता है। उसके बाद आपके जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2 उसका होता है। ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहे हैं? दूसरे ऑप्शन के अंदर। दूसरे ऑप्शन में नहीं, सॉरी, इसमें जो चिन्ह है बीच में वो गलत है। ये ऑप्शन आपके जो तीसरा ऑप्शन है उसमें दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ये सब जानते हैं। ये परिभाषा किसकी है? आइंस्टीन की। एक पेन ड्राइव है, ये बढ़िया प्रश्न है। एक पेन ड्राइव क्या होता है? एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक, इनमें से कोई नहीं। एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारण एकक, एक स्थिर द्वितीयक भंडारण एकक। तो एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक, इसको हम हटा सकते हैं। इससे तो हमारा CPU होता है उससे हम इसको हटा सकते हैं। द्वितीयक भंडारण एकक होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
बच्चों में विज्ञान के सूक्ष्म विचारों का प्रसार करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कौन सा है? तो सूक्ष्म विचारों का प्रसार करने का सर्वश्रेष्ठ जो माध्यम होता है वो अध्यापक होता है। जो कॉन्सेप्ट है वो अध्यापक के द्वारा सिखाए जाते हैं। एंटेरोकाइनेज एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग से प्राप्त होता है? सभी जो इतनी देर प्रश्न चल रहे हैं ये कक्षा 9th की बुक से लिए गए हैं। कुछ प्रश्न है बायोलॉजी की 12वीं की बुक से लिए गए एनसीईआरटी से। एंटेरो जो काइनेज एंजाइम है वो छोटी आंत के द्वारा स्रावित होता है और इसके द्वारा आपको ये ध्यान रखना है, इसके द्वारा जो अग्नाशय का ट्रिप्सिनोजेन होता है उसको ट्रिप्सिन में चेंज किया जाता है एंटेरोकाइनेज के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, समांगी मिश्रण होता है हमेशा अशुद्ध द्रव्य होता है, चाहे वो समांगी मिश्रण हो, चाहे विषमांगी हो, चाहे मिश्रण हो, हमेशा ये अशुद्ध द्रव्य होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये ओजोन से संबंधित है। कनाडा के अंदर हुआ था ये। किस घटना के कारण कैल्शियम कार्बोनेट का उपापचय गड़बड़ा जाता है तथा पक्षियों के अंडों का कवच पतला रह जाता है? वे अंडे समय से पहले ही फूट जाते हैं। तो जो बायोमैग्निफिकेशन होता है, जैव आवर्धन, इसके कारण ऐसा होता है। जो जैव आवर्धन है इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार जो रासायनिक पदार्थ है, जो कीटनाशी होता है डीडीटी, इसके द्वारा। यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में निष्पेक्ष रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? जो कथनों में निष्पेक्ष रूप से त्रुटियां प्राप्त कर लेता है तो किस उद्देश्य की पूर्ति प्राप्त कर रहा है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की ये प्राप्ति कर रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रोटियम प्रकृति में पाया जाता है। तो प्रोटियम होता है जिसको हम बोलते हैं 1H1, जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, या परमाणु संख्या इसकी 1 होती है। न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है इसके अंदर, और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तीनों जो समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 99.98%। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न है वो रीट भर्ती में पूछे जाते हैं। Mg प्लस USO4 MgSO4 प्लस Cu अभिक्रिया में Mg किस रूप में क्रिया करता है? देखो इसमें क्या हुआ है, जो Cu है ये अलग होगा तो ये इस रूप में अलग होगा, तो ये Cu है इस रूप में अलग होगा, और जो Mg होगा ये Mg क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस Cu को। तो Mg से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, तो Mg का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो Mg यहाँ पर अपचयिक होगा। ये ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचयिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा। अगला, प्रतिक्रिया पक्ष का संबंध है। ये पक्ष है, प्रतिक्रिया पक्ष का संबंध है। प्रतिक्रिया होती है भावात्मक पक्ष से संबंध रखती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को मैं बार बार कवर करवा रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है हमारा, 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई बस 3 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड की दर से मंद होना प्रारंभ करती है। रुकने से पूर्व ये कितनी दूरी तक जाए? तो इसके अंदर हम निकाल सकते हैं 3 सूत्र, आपको याद रखना है, इनसे निकाल सकते हैं। कौन कौन से? एक तो A बराबर V माइनस U बट्टा T। एक तो इससे आप समय निकाल सकते हैं। कैसे? इसके अंदर एक त्वरण दे रखा है और इसके अंदर दोनों, इसके अंदर देखो 24 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो इसका प्रारंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है, रुकने से पूर्व। तो अंतिम वेग इसका क्या होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग है वो 24। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस उत्तर से T निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको गति के जो समीकरण है कौन से, S बराबर UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर, इससे हम, और इसके अलावा एक और सूत्र होता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS, इससे भी हम निकाल सकते हैं। दोनों सूत्रों से हम निकाल सकते हैं क्या, दूरी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो 96 मीटर। सजीव प्रजक या जरायुज अंकुरण किस में देखने को मिलता है? तो ये क्या होता है, जो लवणोद्भिद पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे ये फल है, इस फल के अंदर बीज है,
तो बीजों का जो अंकुरण है वो फल के अंदर ही हो जाता है, और जब ये फल फटता है तो जो अंकुरित बीज है वो नीचे कीचड़ में आकर लवणीय जो मिट्टी होती है उसके अंदर गिल्ली, उसके अंदर फंस जाते हैं उनका मूलांकुर, और ये अंकुरित हो जाते हैं, नया पेड़ बन जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं सजीव प्रजनकता या जरायुज अंकुरण, और ये जो लवणीय पेड़ पौधे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। अगला लास्ट प्रश्न है हमारा, रिक्तिका में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? रिक्तिका, जो रिक्तिका होती है वैक्यूल, उसकी जो झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और जो इसके अंदर द्रव भरा रहता है उसको हम बोलते हैं कोशिका रस सेल शेप। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। ये हमारे 30% है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।